नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 9 और विषय गणित का ये पेपर है चूरू जिले का। तो उसका हम आज देखेंगे ये पूरा सॉल्यूशन, यानी पूरे प्रश्न करेंगे। जितने भी प्रश्न सारे दिए हुए हैं वो एक से लेकर के अंत तक जितने भी प्रश्न हैं वो सब हम कॉपी में करेंगे। तो आपके सामने सवाल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? प्रश्न संख्या 1 से 9 तक बहुविकल्पिक प्रश्न है। तो इसका जो 1 नंबर आपके सामने है, पूर्ण संख्याओं के संग्रह को कहते हैं। n कहते हैं या w कहते हैं या q कहते हैं या z कहते हैं। तो देखो आपके सामने जो n है, तो n को लिखते हैं प्राकृत संख्याओं के द्वारा, w को लिखते हैं पूर्ण संख्याओं के द्वारा, और q होती है परिमेय संख्या और z होती है पूर्णांक। ठीक है, तो z प्लस में है तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे और z माइनस है तो ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बे आ जाएगा। 2 नंबर, निम्न रैखिक बहुपद है। अब निम्न में से बताना रैखिक बहुपद कौन सा होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है? अगर कोई भी बहुपद में अधिकतम घात 1 होती है ना, वो होता है रैखिक बहुपद। तो यहाँ अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघाती है, यहाँ 1 घात है तो ये रैखिक है, यहाँ 3 घात तो ये त्रिघाती हो जाएगा, यहाँ 2 है तो ये द्विघाती। तो इसका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है हम सब जानते हैं। प्राकृत संख्या वो 1 से लेकर के अनंत तक चलती है। तो 1 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्याएं होती है वो सारी प्राकृत संख्याएं होती है। अपूर्णांक में भी प्राकृत संख्या होती है, क्यों? पूर्णांक प्लस माइनस दोनों में होते हैं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक चलती है, तो पूर्ण संख्या में प्राकृत शामिल होती है। परिमेय में प्राकृत संख्या होती है। उपयोग सभी, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? देखो दे आ जाएगा। आगे सवाल नंबर है 4, 2x + 3y = 12 को x + by + c से तुलना करने पर c का मान क्या होगा। इसमें बराबर का 12 है तो 12 करो पक्षांतरण, क्यों? इसमें +c = 0 लिखा है, इसमें बराबर 0 लिखेंगे ना तो यह आएगा 2x + 3y - 12 = 0। तो यहाँ c का मान -12 बनाएगा। तो 4 नंबर में 4 का उत्तर आएगा दे बराबर -12। 5 नंबर, यदि बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है तो निम्न रूप का होगा। अब कोई बिंदु चतुर्थांश दूसरे में है तो हम सब जानते हैं पहले वाला मान होता है माइनस का, दूसरा मान होता है प्लस का। तो 5 नंबर का उत्तर आ जाएगा सीधा दे आ जाएगा। देखो, 2 भिन्न बिंदु से होकर सरल रेखाएं खींची जा सकती है। अगर 2 भिन्न बिंदु दे रखे हैं तो वहां से होकर सिर्फ क्या हो जाएगी? एक ही रेखा जाएगी। देखो इस प्रकार उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। देखो आपके सामने ये 2 बिंदु अगर दिए गए हैं, देखो ये 2 बिंदु दिए गए हैं, इनको अगर जो रेखा मिलाएगी यहाँ से होकर जो रेखा जाएगी, ठीक है, वो सिर्फ क्या होगी? एक ही रेखा होगी। अब अगर एक ही रेखा खींच रहा हूँ मैं तो ये सिर्फ एक से जा रही, इससे नहीं जा रही है। अगर इससे खींच दें तो इससे जाएगी, इससे नहीं। इस कहने का अर्थ यही है कि 2 बिंदु से खींचने वाली सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है। 7 नंबर, 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी है। एस नियम है होता है, सही है। एस नियम, ए नियम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी होगा। यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप का होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तो यहाँ आपको दिया है, देखो परिमाप में तीनों भुजाओं योगफल, यानी तीनों भुजाओं योग दिया हुआ है। 18 10 28 हो गए, तो तीसरी भुजा अपना क्या हो जाएगी? 42 - 28 यानी क्या हो जाएगी? 14। तो सही उत्तर आ जाएगा इसका 8वें का सही उत्तर होगा ए। निम्न में से आंकड़ों को प्रदर्शित करने का ग्राफ आलेख है। अब बताना है कौन सा आलेख ग्राफ को आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। तो पहला है दंड आलेख, दूसरा है आयचित्र, तीसरा है बारंबारता बहुभुज और चौथा है आगे उपयुक्त सभी। ये सारे देखो हम कर चुके हैं, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा दे आ जाएगा। और सवाल नंबर 2, 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न रिक्त स्थान के हैं। तो यहाँ एक ही घात m भाग एक ही घात n। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? देखो कर सकते हैं। देखो यहाँ दूसरे का जो पहला है रिक्त स्थान है, इसका सही उत्तर आ जाएगा। आपको जाने भाग में घातें घटती है तो इसका आएगा एक ही घात m माइनस एक ही घात m माइनस n लिख दो। एक ही घात m माइनस n, क्यों? भाग में घातें घटती है, आधार समान है और भाग में घातें घटेगी तो एक ही घात m माइनस n लिख दो। दूसरा क्या लिखा है? x² - y² बराबर के गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड हो जाएंगे, एक बार माइनस में लिख दो और एक बार प्लस में, ये खास जगह में हो जाएगा। देखो तीसरा, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है,
इस कथन को निरूपित करने वाला समीकरण लिखो। तो कैसे करेंगे, देखो इस तीसरे को, इसमें कलम की कीमत मान लेते हैं, कलम की कीमत, ठीक है, कलम की जो कीमत है वो मान लेते हैं बराबर में ₹X, और नोटबुक की मान लेते हैं, नोटबुक की कीमत बराबर में ₹Y, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे माना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कलम की कीमत Y मान सकते हैं, नोटबुक की X हो जाएगी, आपस में इस प्रकार उल्टे मान सकते हैं। तो इसका जो समीकरण बनेगा ये लिख देंगे, X बराबर में Y बराबर में आ जाएगा, यहाँ पर 2X आ जाएगा, Y बराबर में 2X ये लिख सकते हैं। क्योंकि कलम की कीमत क्या दे रखी है, देखो X दे रखी है, और ये नोटबुक है, तो नोटबुक में ज़्यादा है, ज़्यादा रुपए की है नोटबुक, और कलम है वो कम रुपए की है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको X को यानी जो कम कीमत की है उसको 2 से गुणा करेंगे, Y बराबर 2X। इसका उल्टा लिखेंगे, कलम की कीमत ₹Y है, नोटबुक की X है, तो यहाँ X बराबर में आ जाएगा 2Y, वो भी क्या होगा, देखो सही होगा। तो उत्तर दोनों ही सही लिखेंगे, वो हम अपने खुद पर निर्भर है, देखो जो मानते हैं उत्तर उसी अनुरूप आएगा। देखो दो समांतर रेखाओं में को जब एक त्रिज्या काटती है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, सब जानते हैं, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। देखो ठीक है, 4 नंबर में देखो इस प्रकार ये दो समांतर रेखा हैं, ये तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। संगत कोण क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, और कोण 4 बराबर कोण 8, और कोण 3 बराबर कोण 7। इस प्रकार ये संगत कोण होते हैं ना, वो हमेशा बराबर होते हैं, तो यहाँ बराबर होंगे। किसी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। कोई दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर दी गई है, देख सकते हैं, देखो ये त्रिभुज आपके सामने दिया गया है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम लिख दिया मैंने ABC, ठीक है। इस त्रिभुज ये देखो ये दो भुजाएं बराबर है, तो ये दो भुजाएं बराबर है, तो इस भुजा का ये समूह कोण ये है, इस भुजा का समूह कोण ये C, यानी कोण B बराबर में क्या होगा, कोण C होगा। तो कोण B किसके बराबर आएगा, कोण C के बराबर आएगा। तो ये सही है, कोण सामने के कोण बराबर होते हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं आंकड़े। तो यहाँ सही उत्तर क्या आएगा, देखो इसका खाली जगह में लिख देंगे आंकड़े। प्रश्न नंबर 3, निम्न 1 से 5 तक प्रश्न सही या गलत के हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है, सब जानते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है, सही है। निर्देशांक -5 0 की x अक्ष से दूरी 0 है, x अक्ष से दूरी। अब हम जानते हैं कि निर्देशांक -5, इसमें किसका मान 0 है, देखो इसमें मान है x का मान 0 है, y का मान 0 है, और ये मान कहाँ पर होगा, देखो x अक्ष पर होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कर लेते हैं, देखो तीसरे के दूसरे को ग्राफ के द्वारा करते हैं। देखो ये -5 और 0, तो -5 यहाँ आएगा, देखो -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। यहाँ तो मान प्लस का 1 हो, प्लस का 2 होगा, इस प्रकार यहाँ प्लस का 1 प्लस का 2 होगा, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ -1 और -2 होगा। सब जानते हैं ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, और ये y डैश है। तो -5 और 0 कहाँ आएगा, देखो -x का मान 0 है, तो ये मान कहाँ पर आएगा, देखो सॉरी y का मान 0 है, तो ये मान x अक्ष पर आएगा, यानी यहाँ पर दर्शाएंगे हम। तो पूछा है x अक्ष से दूरी की, x अक्ष से दूरी, x अक्ष कौन सी है, देखो यही x अक्ष तो यही है, तो इससे दूरी जरूरी होगी, सही है ये का। तो ये तो दूसरा है वो क्या कह रहा है, सही कह रहा है, ठीक है। इसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी, देखो y अक्ष से दूरी 5 होगी, x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, x अक्ष से दूरी इसकी 0 ही होगी। एक रेखा की चौड़ाई रहित लंबाई होती है, ये सही है। प्रश्नमाला 5 में जो यूक्लिड की जो परिभाषाएं दी गई है उनमें है ये, एक रेखा की चौड़ाई रहित लंबाई होती है, सही है ये। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती बिंदु पर काटती उसी समय में कोण बनते हैं, सही है, बनते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो उसी समय में कोण बनते हैं, सही बनते हैं। 5वां है, समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है √3/4 × a² होता है, जहाँ a त्रिभुज की भुजा है, ये भी सही है। आगे सवाल नंबर 4, निम्न 1 से 10 तक के प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्न है, 9 की घात 3/2 का मान क्या होगा, करते हैं। देखो सवाल नंबर 1, चौथे का पहला, 9 की घात 3/2। अब 9 क्या लिख सकते हैं, देखो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 की घात लिख दो आप,
3/2। यहाँ हो जाएगा 3 की घात 2 और आगे 3/2, घात पर घात है, घातें गुणा हो जाएगी, 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मान कितना होता है, देखो ये मान होता है 27। चौथे का पहले का उत्तर क्या आ जाएगा, देखो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या आपके सामने यही लिखा है कि 9 की घात 3/2 का मान क्या होगा। देखो ये लिखा है 9 की घात 3/2 का मान क्या होगा, तो ये मान हो जाएगा आपके सामने 27 हो जाएगा। देखो ये हमने कर लिया है। तीसरे का देखो दूसरा, चौथे का दूसरा यहाँ कर लेंगे। क्या लिखेंगे, 5x - 3x² + 4 में x बराबर 1 रखने बहुपद का मान क्या होगा। इसको पहले आप px के बराबर लिख दो, तो यहाँ px बराबर में 5x - 3x² + 4 रख दो। ठीक है, ये आपके सामने दिया है 5x - 3x² + 4, ऐसा रख दो। अब इसमें x बराबर 1 रखने पर x का मान क्या रख दो, आप यहाँ पर 1 रख दो। x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा P1 बराबर में 5 × 1 - 3 × a² + 4। 5 × 1 5 बनेगा, 1 की घात 2 का मान 1 होगा, 1 × 3 बराबर 3 और +4, 5 और 4 9 - 3 यानी क्या आ जाएगा 6। यानी P1 का मान क्या आएगा, देखो 6 आ जाएगा। P1 बराबर में 6, ऐसे करना है। ये देखो दूसरा हो गया। आगे करते हैं सवाल नंबर 3, बीजीय सर्व समीकरण का उपयोग करके 99 की घात 2 का मान ज्ञात करो। तो तीसरा यहाँ करते हैं, देखो 99 की घात 2, 99 की घात 2, इसको आप लिख सकते हो 100 - a की घात 2। सूत्र आएगा a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। a बराबर में 100 है और b बराबर में 1। a² में किसका स्क्वायर लिख देंगे, 100 का स्क्वायर, 2 × 100 × 1, b² में a का स्क्वायर, ये लिख देंगे, ये 10,000 हो रहा है। देखो 10,000 माइनस का 200 + 1, 10,000 और 1 10,000 1 हो जाएगा, इसमें से 200 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10,000 9,801 होगा। 10,000 में से 200 घटा देंगे तो ये क्या बचेगा, देखो 10,000 में से 200 घटाएंगे तो 9,800, एक जोड़ेंगे तो ये आएगा 9,801। तो ये हो गया, देखो चौथा हो गया। सॉरी तीसरा, 4 नंबर में है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। सब जानते हैं निर्देशांक होते हैं 0 0। यूक्लिड की अवधारणा अनुरूप वृत्त की परिभाषा क्या है। परिभाषा अनुरूप वृत्त की, अब इसमें देखो यूक्लिड की अवधारणा में ये बात कही, वृत्त के बारे में की गई है, किसी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहां लिख सकते हैं हम, किसी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। यही क्या है, देखो ये आपके सामने यूक्लिड की अवधारणा से वृत्त की परिभाषा में ऐसा बताया गया है। आगे है संपूरक कोण की परिभाषा लिखो। संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता हो 180 डिग्री हो, उसे कहते हैं संपूरक कोण। ठीक है, तो 6 नंबर की परिभाषा देखो यहां लिख रहे हैं, 6 नंबर, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे 7 नंबर में, 7 नंबर में लिखा है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री का है, कोण ए समकोण है और जिसमें ए बी बराबर में AC। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इसको इस प्रकार आप एक त्रिभुज बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ए
क्या लिखा है देखो इसमें, ए समकोण है, यहाँ लिखना है ए समकोण 90 डिग्री का, और ए बी बराबर ए सी, ए यहाँ पर लिखा है बी, ए बी बराबर में यहाँ पर लिखा है सी, ए सी ए बी बराबर में ए सी। अभी मैंने बताया था आपको, अगर भुजाएं बराबर है तो इनके समकोण भी क्या होते हैं, देखो बराबर होते हैं। ए बी बराबर ए सी दिया है, तो ए बी की सम्मुख भुजा सम्मुख कोण सी है और ए सी का सम्मुख कोण बी, तो आगे लिख दो ए बी बराबर ए सी, तो कोण बी बराबर में क्या होगा, कोण सी होगा। आपको ध्यान है कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों योग 180 डिग्री होता है, तो लिख दो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में 180 डिग्री। ये प्रश्न देखो अति लघुतरात्मक, ज़्यादा प्रश्न बड़ा नहीं करना है, एकदम शॉर्ट के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे देखो, बी और सी की जगह आपको दोनों में से एक ही लिखना है, ए का मान 90 लिख दो, और यहाँ बी का मान बी लिख दो, और सी का मान भी, क्यों दोनों बराबर है, बराबर में 180 डिग्री। दो कोण बी का मान आ जाएगा 180 माइनस 90, तो माइनस 90, तो कोण बी का मान आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कोण बी बराबर में कोण सी बराबर में आएगा 45 डिग्री। ये आपको याद करना है। प्रश्न क्या लिखा है देखो, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण 90 डिग्री का है और ए बी बराबर ए सी है, तो कोण बी और कोण सी ज्ञात करो। तो देखो मैंने चित्र बना दिया, ऐसा चित्र बनाने के बाद में ए सी लिख दिया, कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है, और ये कोण बी बराबर कोण सी आएगा 45 डिग्री का, क्यों दोनों बराबर ही आएंगे। देखो सवाल नंबर है आगे 8 में क्या लिखा है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन का सूत्र लिखो, ठीक है। सूत्र होता है एस, त्रिभुज का हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां एस क्या है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 है। बस यही आपको सिर्फ सूत्र लिखना है। दो समकोण त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम क्या है, समकोण त्रिभुज होते हैं तो नियम एक ही लगता है, वो नियम होता है RHS नियम, ठीक है। 9 नंबर RHS, ठीक है, और यह है समकोणकरण भुजा नियम। समकोणकरण, दो समकोण त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम क्या है, वो नियम है RHS या समकोणकरण भुजा नियम। इस नियम के बारे में लिख सकते हैं, देखो यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक अन्य भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और अन्य भुजा के बराबर है, तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और नियम होता है RHS यानी समकोणकरण भुजा नियम। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 10, वर्ग अंतराल की परिभाषा लिखो। क्या होता है वर्ग अंतराल, जब देखो आंकड़े ज्यादा हो जाते हैं तो उनको एक समूह के रूप में लिखते हैं, और प्रत्येक समूह को कहते हैं वर्ग अंतराल कहा जाता है, ठीक है। लिख सकते हैं, देखो यदि दो आंकड़े जब अधिक हो जाते हैं, तो उसे समूह के रूप में लिखा जाता है। इसे वर्ग अंतराल कहा जाता है। प्रत्येक समूह को वर्ग अंतराल कहा, यानी आंकड़े जब अधिक हो जाते हैं तो उनको समूह के रूप में लिखा जाता है, और प्रत्येक समूह क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न कंप्लीट। अब शुरू करते हैं पांचवा लिखा है 1/√7 में हर का परिमीकरण करो। 1/√7 लिखा है, 1/√7 कैसे करेंगे, देखो इसमें यहाँ लिखेंगे अंश हुए हर को √7 से गुणा करने पर,
अंश व हर का परिमीकरण यानी हर को परिमेय संख्या के रूप में लिख रहा हो। अंश व हर को √7 से गुणा करने पर यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा √7 को √7 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 7। सवाल नंबर 6, 3x² - x - 4 के गुणनखंड करो। 3x² - x - 4 यानी टुकड़े करने हैं इसके। 3x² को 4 से गुणा करो, ये माइनस का 12x² आ रहा है, बीच में -x है, इसके ऐसे दो टुकड़े करो, अगर गुणा करें तो -12x² आए, जोड़े घटाएं तो -x आए, संख्या हो जाएगी -4x और +3x। ये संख्या लिख देंगे देखो यहाँ पर 3x² - 4x + 3x और -4, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहाँ बचेगा 3x - 4। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा देखो, +1 कॉमन आएगा 3x - 4। 3x - 4 को बाहर रख दो और शेष बचेगा x + 1। ये इसका आंसर है देखो, ये हो गया छठा। सवाल नंबर 7, x² - y² बट्टे 100 का गुणनखंड करो। x² - y² बट्टे 100 का गुणनखंड करना है। ये आपके सवाल नंबर है 7वां, x² - y² बट्टे 100 का गुणनखंड। इन दोनों को आप लिख दो y बट्टे 10⁻2 लिख सकते हैं। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। x का मान x है, y का मान y बटे 10 है। x माइनस पहले माइनस में लिख दो, ये माइनस में लिख दिया, बाद में प्लस में लिख दो, बस ये क्या हो गया देखो गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड कर दिया हमने। 8वां क्या लिखा है, 2x + y = 7 के दो हल ज्ञात करो। 2x + y = 7 के दो हल ज्ञात करो, तो इसमें लिख दो y = 7 - 2x। x बराबर में 0 रखने पर, अब x का मान कुछ भी रख दो, यहाँ पर केवल दो मान ज्ञात कर लो, y का मान आ जाएगा 7। ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में रख दो आगे, यहाँ पर मान रखना है x = 1 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर में 7 - 2 × 1, y का मान आ गया 7 - 2 यानी 5। बस इस प्रकार आप रख सकते हो। सबसे पहले 2x + y = 7, y = 7 - 2x। अब x = 0, यहाँ x का मान रख दो 0, तो y का मान 7 - 2 × 0 तो 7 आएगा। x का मान 1 रख देंगे तो 7 - 2 × 1 2, 7 - 2 का मान आएगा 5। इसके बाद में करेंगे आगे 9वां। 8वां करवा दिया है और 9वां, k का मान ज्ञात करो यदि x = 2 है और y = 1, समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। तो आपको जो समीकरण दिया है वो समीकरण लिखो पहले, 2x + 3y = k, 2x + 3y बराबर में k। अब x का और y का मान आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो देखते हैं। x का मान तो दिया हुआ है 2 और y का मान 1, मान रख दो यहाँ 2 × 2 + 3 × 1 बराबर में k, ठीक है, तो यहाँ 2 × 2 4 + 3 बराबर k, तो 7 बराबर में k, यानी k का मान क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर 7 होगा। ये इसका आंसर है देखो, ये हमने 9वां कर लिया। देखो सवाल नंबर 10 में लिखा है भुज व कोटि की क्या परिभाषा होती है। तो भुज व कोटि की क्या परिभाषा होती करते हैं देखो इसको हल, ठीक है, उदाहरण के द्वारा समझते हैं परिभाषा को। देखो ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई निर्देशांक लिख दिया 4 और, ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 है 2 है 3 है, ये मैंने लिख दिया 4 है, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया 1 है 2 है और 3, निर्देशांक हो जाएंगे 4 और 3। अब ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी हमें जान है, ये दूरी होगी 3, ये दूरी हो जाएगी 3, ठीक है, तो ये दूसरा निर्देशांक है, ठीक है, निर्देशांक कौन सा दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है। कैसे होता है देखो, इसके अंदर दूसरा, पहले वाला इसमें उल्टा होता है, हमेशा याद रखते हैं। देखो
पहले वाला जो मान होता है वो होता है x निर्देशांक, x का मान होता है, और दूसरा मान क्या होता है, दूसरा मान y का मान होता है। तो यहाँ और इसे x अक्ष से दूरी क्या है, देखो ये 3 है तो ये उल्टा होता है, देखो y वाला होता है वो x अक्ष से दूरी होती है, और जो x का मान होता है वो क्या होती है, y अक्ष से दूरी। तो इसकी सबसे पहले है कोटि की परिभाषा। ठीक है, कोटि की परिभाषा, कोटि की परिभाषा क्या होगी, देखो कोटि परिभाषा हो जाएगी x अक्ष से, x अक्ष से बिंदु की दूरी, x ये बिंदु आपको दिया है, x अक्ष से बिंदु की दूरी, x अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक कह सकते हैं, या इसको x अक्ष से बिंदु की दूरी को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये देखो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, कोटि x अक्ष से, यानी ये x अक्ष है, x अक्ष से बिंदु की दूरी को, ये बिंदु है, इसकी दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। बाद में लिखते हैं भुज की परिभाषा। y अक्ष है, y अक्ष है, y अक्ष की देखो y अक्ष है, इसकी दूरी, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। ये दूरी यहाँ पर देखो 4 इकाई है, देखो ये 1 इकाई, ये एक कुल तभी 4 बना है, यानी ये इस दूरी के बराबर ये दूरी है। तो क्या लिखेंगे, y अक्ष से बिंदु की दूरी, y अक्ष से बिंदु की दूरी को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी भुज और कोटि की, ये परिभाषा हम लिखेंगे। देखो x अक्ष से बिंदु की दूरी को कोटि कहते हैं और y अक्ष से बिंदु की दूरी को भुज कहते हैं। यहाँ है, सॉरी भुज है, भुजा नहीं है, भुज। इसके बाद में आगे है, यदि दो बिंदु a और b के बीच c एक ऐसा बिंदु स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। ये आपको सिद्ध करना है। सवाल नंबर 11 के अंदर दिया हुआ ये लिखेंगे, यदि दो बिंदु A और B के बीच में एक C ऐसा बिंदु स्थित है कि AC बराबर BC, ये लिख दिया, हम लिख देंगे, यहाँ दिया हुआ, आगे ये लिख देंगे। देखो सिद्ध करना है, AC बराबर 1/2 AB, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये देखो इस प्रकार एक आकृति बनानी है आपको। यहाँ पर लिख देना है A, यहाँ पर B, यहाँ पर बिंदु लिख देंगे C। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है AC बराबर BC, सिद्ध करना हो गया। अब लिखते हैं उत्पत्ति, AB बराबर क्या लिखेंगे, AC प्लस BC, AC प्लस BC। AB बराबर AC की जगह AC लिख दो, और BC का मान किसके बराबर है, देखो दिया है BC का मान AC के बराबर है, देखो तो BC की जगह लिख दो AC, 2AC, 2 भाग में आ जाएगा। इसका अर्थ है AC किसके बराबर है, 1/2 AB के बराबर है। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, दिया हुआ हो गया, सिद्ध करना लिखना है किताब से, पेपर जो दिया है उसी से दिया हुआ, उसी से सिद्ध करना और उसी से उत्पत्ति। ठीक है, AB बराबर AC प्लस BC, AB का मान AC प्लस AC, क्योंकि BC का मान किसके बराबर है, AC के बराबर है। और सिद्ध करने में AC आया हुआ है, तो इसलिए AC को आपको चेंज नहीं करना है। वैसे आप BC को BC लिख सकते हो और AC की जगह भी BC लिख सकते हो, लेकिन इसमें प्रश्न में आपको दिया हुआ है सिद्ध करने के अंदर क्या आ रहा है, AC आ रहा है, इसलिए AC को चेंज नहीं करेंगे, 2AC बनेगा और सिर्फ AC का मान आ जाएगा, ये 2 भाग में आ जाएगा। AC बराबर 1/2 AB। आगे है 12वां चित्र, आपके सामने देखो दिया हुआ है इसका ABCD, आगे दिया है चित्र में AB समांतर CD, APQ बराबर 50 डिग्री, APQ इसका मान 50 दे रखा है। PRD का मान दे रखा है 127 डिग्री दे रखा है। X और Y का मान ज्ञात करो, हमें X Y का मान ज्ञात करना है। हम सब जानते हैं कि ये देखो Z आकृति बन रही है, ये 2 समांतर रेखाएं हैं और ये एक Z आकृति बन रही है। तो Z आकृति बन रही है तो इन दोनों कोणों का योगफल है वो इसके 127 के बराबर तो होगा। तो क्या लिख देंगे, 50 + Y बराबर में 127 डिग्री आ जाएगा।
तो कोण, इस कोण का मान क्या, देखो कोण का मान है ए पी आर, पूरे कोण का मान है ए पी आर। ठीक है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो कोण ए पी आर बराबर में, ठीक है, कोण ए पी आर बराबर में पी आर डी, पी आर डी। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, और बराबर किसके बराबर होंगे, बराबर 127 डिग्री। अब ए पी आर में दो कोण है 50 और वाई। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 50 प्लस वाई बराबर में 127 डिग्री। वाई बराबर आ जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। वाई का मान 7 में से 0 घटेगा 7, 12 में से 5 घटेगा 7, इसका उत्तर आ जाएगा बराबर 77 डिग्री। वाई का मान आ गया 77 डिग्री आ गया, देखो। ठीक है, वाई का मान हमने 70 डिग्री याद कर लिया है। उसके बाद में आगे है एक्स का मान और हमें ज्ञात करना है। तो एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये दोनों कोण भी क्या, देखो आकृति में देखने पर देखो ये दोनों कोण भी क्या है, अंत एकांतर कोण है। तो 50 का मान किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। यहाँ लिख लेना अंत एकांतर कोण। अंत जेड आकृति बनती है तो वो अंत एकांतर होते हैं, अंत एकांतर कोण। उसी प्रकार अगर आकृति को देखें और x का मान किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जेड आकृति बन रही है, तो x बराबर 50 और ये भी दोनों क्या होंगे, अंत एकांतर कोण होंगे। तो यहाँ लिख दो x बराबर 50 डिग्री और कोष्टक में लिख दो वही आ गया अंत एकांतर कोण। ठीक है, ये दोनों इस प्रकार ये x का मान भी ज्ञात हो गया और y का मान भी ज्ञात हो गया। आगे करते हैं सवाल नंबर 13 में दिया हुआ है, चित्र में ABCD और DBC समान आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC और DBC ये दोनों एक ही आधार इनका BC, इस पर दो बने समद्विबाहु त्रिभुज है, ऊपर वाला भी समद्विबाहु है और नीचे वाला भी समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे लिखा है, तो दर्शाइए कि ABD किसके बराबर होगा, ACD के बराबर होगा। ये आपको बताना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो सारी बातें लिखेंगे, देखो दिया हुआ भी लिखेंगे, दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद में है सिद्ध करना है। और उसके बाद में आगे है उत्पत्ति। ठीक है, अब आपको जाने कि ये समद्वि ऊपर वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले देखो दिया हम क्या लिख देंगे, देखो देखो दिया हम यहाँ से लिखेंगे, त्रिभुज ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ तक हो जाएगा दिया हुआ। और सिद्ध करने में लिख देंगे कोण ABD बराबर कोण ACD। ठीक है, कोण ABD बराबर कोण ACD। ठीक है, इसके देखो ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तो आप रचना करके, रचना में A को D से मिला करके, A को D से मिला करके आप इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करके आप सिद्ध कर सकते हो कि कोण ABD बराबर ACD है। एक तरीका अन्य और भी है, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये और ये कोण बराबर होगा, नीचे वाले त्रिभुज में ये और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों कोणों को जोड़ करके ABD बराबर ACD प्राप्त कर सकते हैं। करने का तरीका दो है, जो अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में देखो चित्र यहाँ बना लेते हैं ताकि हमारे आसानी रहे। ठीक है, ये और ये भुजा बराबर है और इसी प्रकार ये और ये भुजा बराबर है, ABC और यहाँ पर D। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कोण इस C के बराबर होगा, यानी कोण ABC बराबर कोण ACB। कोष्टक में लिख दो
त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। और इसे लिख दो समीकरण 1। अब नीचे वाला त्रिभुज भी समद्विभु त्रिभुज है। देखो त्रिभुज बी सी डी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें इस भुजा का समकोण ये डी और ये सी बराबर होगा, यानी डीबीसी बराबर में कोण डीसीबी। समीकरण 2। और वापिस वही है, लिखना है त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ दो, यानी एबीसी प्लस डीबीसी बराबर कोण एसीडी प्लस कोण डीसीबी। ठीक है, एबीसी, ये देखो एबीसी, इसमें डीबीसी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो एबीडी बनेगा। तो कोण ए बी डी बराबर में, उसी प्रकार देखो ए सी डी दिया है, उसमें क्या डी सी बी जोड़ेंगे तो बनेगा ए सी डी बनेगा। देखो पूरा यही क्या करना, देखो आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। देखो इस प्रकार हम आराम से सिद्ध कर सकते हैं। और अगर रचना के अंदर इसका करने का तरीका एक और भी है, रचना करेंगे ए को डी से मिलाया, उसके बाद में देखो त्रिभुज लेंगे ए बी डी, वे त्रिभुज ए सी डी लेंगे। सबसे पहले भुजा ए बी बराबर ए सी, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी सी एक समद्विभुज त्रिभुज है। बी डी बराबर में डी सी बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि बी सी डी एक समद्विभुज त्रिभुज है। ए डी बराबर ए डी, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ए बी डी बराबर में ए सी डी। ऐसे भी करें तो वैसे ही है। देखो सवाल नंबर 14। एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 7, 11 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो ये हीरोन के सूत्र के द्वारा ज्ञात होगा। सबसे पहले इसमें एस का मान ज्ञात करेंगे। सवाल नंबर 14। ए बराबर में, ठीक है, बी बराबर में और सी बराबर में तीनों भुजा मान लेते हैं। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। एस का मान ज्ञात कर लो, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, यानी 6 प्लस 7 प्लस 11 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 24 बट्टे 2, यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, मान लिख देते हैं यहाँ पर। एस का मान है 12, यहाँ 12 माइनस 6, 12 माइनस 7 और 12 माइनस 1, 12 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, आगे हल करेंगे तो यहाँ बचेगा, देखो 12 को लिख दो 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5 टू 1। ठीक है, 6 2 12, इसका वर्गमूल 1 6 आ जाएगा, 5 और 2 इंटू 10, इसका वर्गमूल नहीं होगा, उत्तर आ जाएगा बराबर में 6 रूट 10, आगे लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या देखो इसका आंसर है। आगे करते हैं सवाल नंबर 15। 15 में लिखा है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है, इसका परिमाप ये दे रखा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। करने का तरीका वही है। तो सबसे पहले इसको भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो भुजाओं को मान लो, माना ए बराबर में लिख लो 12x, बी बराबर में 17x, सी बराबर में 25x। वही देखो तीनों भुजाओं योगफल है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों भुजाओं का आपको परिमाप, इन तीनों भुजाओं योगफल आपको 45 दिया हुआ है। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। ये हो गया 12 2 14, 54x बराबर में 540, 540 बट्टे 54 बराबर में ये आ गया 10। तो भुजा ए का मान तो आ जाएगा बराबर 12 इंटू 10, यानी 120 सेंटीमीटर। बी बराबर में 17 इंटू 10, 170 सेंटीमीटर। सी बराबर में 25 इंटू
10 यानी 250 सेंटीमीटर। ठीक है, एस का मान ज्ञात कर लो, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ये तो 540 बट्टे 2 होगा, बट्टे 2 ये दिया है देखो ये, तो इसका मान आ जाएगा बराबर में 270। वापिस वही हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 270 है, तो ये 270 माइनस ए का मान 120 है, 270 माइनस बी का मान 170 है, और 270 माइनस सी का मान है 250। ये आ जाएगा 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। यहाँ पर देखो सबसे पहले करते हैं इसको, आगे हल करते हैं। इसको आप लिख दो 9 इंटू 3, इसको लिख दो 3 इंटू 5, इसमें देखो 10 है, 10 को लिख दो 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ जीरो कितने, 1 2 3 4 जीरो बचा है, तो यहाँ लिख दो 4 जीरो। ठीक है, यहाँ देखो 2, इसको 27 को मैंने लिख दिया 9 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5, 10 था, 10 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 2, 2 को 2, अब यहाँ 0 4 थे, इसको अलग से लिख दिया है। अब देखो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 2 3 है, इसका वर्गमूल 1 3, 2 बार 5 है, इसका वर्गमूल 1 बार 5, 2 बार 2 इसका वर्गमूल 1 बार 2, और 4 बार है तो इसका हो जाएगा 2 बार। ये हो गए 10, 10 को 3 से 30, और 30 को 3 से गुणा किया 90, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, देखो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर, ये तो 9 और 45 और 90, 90 आ जाएगा, आगे 2 जीरो है, 9000 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। ये हमने हीरोन के सूत्र द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 16, निम्न बारंबारता सारणी का दंडालेख बनाइए। ये ग्राफ के द्वारा बनेगा, देखो ग्राफ में ही बनाना है आपको। ठीक है, ग्राफ में बनाना कैसे है, देखो ये 16 नंबर में 16 और 17 दोनों ग्राफ के अंदर ही बनेंगे। देखो 16 नंबर के अंदर आपको, ठीक है, इस प्रकार ग्राफ के अंदर लाइनें खींचनी है, थोड़ा बता देते हैं देखो। ठीक है, और देखो दंडालेख में बीच में जगह होती है, देखो दंडालेख में बीच में जगह होती है। दंडालेख देखो ऐसे बनेगा, देखो ए वाला, ठीक है, इस प्रकार बी वाला बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग बनेगा, देखो इस प्रकार ये वाला जैसा ग्राफ में आ रहा है वैसे बना लेंगे। देखो अलग अलग बनेगा, देखो बीच में जगह होनी चाहिए दंडालेख में। और 17 नंबर में जो आपको दे रखा है, इसमें बीच में आई चित्र में बीच में जगह नहीं होती है, देखो। ठीक है, ये देखो 0 से 10 बन गया, देखो ऐसे बनेगा ऐसे। ठीक है, आगे देखो ऐसे बन जाएगा, जैसा जो आपको दिया हुआ है, यहाँ से 0 से 20, 0 से 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30, ऐसे ग्राफ में बना लेंगे। देखो तो ये हो गया 16 और 17। ये दोनों किस में बनेंगे, ग्राफ में ही बनाना है, देखो, क्योंकि ये दोनों दंडालेख और आयचित्र ये ग्राफ में ही बनते हैं। देखो आगे है सवाल नंबर 18, 1.27 पर बार है को पी और पी बट्टा क्यू के रूप में लिखो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल 0। इसको मान लो, माना x बराबर में 1.27 पर बार लिखा है। इसका अर्थ क्या है, यही संख्या बार बार आ रही है, 1.27 27 27, यही संख्या बार बार आ रही है। समीकरण 1, समीकरण 1 को दो संख्या बार बार आती है तो 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करने पर इसको 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 100x बराबर में ये आ जाएगा, एक पॉइंट देखो यहाँ आ जाएगा 127.72727, इस पर आएगा। समीकरण 2, अब लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 100x में से x घटा देंगे, 100x माइनस x बराबर 127.2727 माइनस 1.272727 घटाएंगे तो यहाँ 99x बचेगा, और यहाँ बचेगा 126 और 0.00 बचेगा। इसका x का मान आ जाएगा
126/99, ये हो गया P/Q के रूप में हमने लिख दिया। आगे सवाल नंबर है 19 में लिखा है x + y + z = 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ = 3xyz होता है। तो ये सूत्र याद होना चाहिए। देखो x + y + z³ x + y + z³ बराबर में सूत्र होता है इसका x, ये नहीं होता, देखो ये गलत है, x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz, ऐसा सूत्र होता है। देखो आगे अब यहाँ सूत्र बनता है x + y + z x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz और माइनस का zx, ये सूत्र होता है। देखो अब आपको दिया है इसमें x + y + z = 0 दिया है, x + y + z बराबर में 0, यानी इसका पूरा मान दिया, इसकी जगह आप लिख दो 0 लिख दो। x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर में यहाँ लिख देंगे 0, x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, ठीक है। और x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz बराबर में ये पूरा मान 0 हो जाएगा, ठीक है। x³ + y³ + z³ बराबर में बनेगा 3xyz, ठीक है। ये सवाल यही क्या करना, देखो आपको सिद्ध करना था, दर्शाना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। देखो अब आगे है सवाल नंबर 20वां। आकृति में दर्शाइए बिंदु ABCDE और F के निर्देशांक लिखो। निर्देशांक लिखते हैं इनके। सबसे पहले ए का निर्देशांक क्या होगा, देखो 3 और 2, पहले x से देखना है बाद में y x है। ये देखो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x का मान तो क्या है, देखो x का मान तो यहाँ पर है x 3 और y का मान 2, निर्देशांक हो जाएगा 3 और 2। b का मान है -5 और 1, ठीक है। c का हो जाएगा -3 और -4, पहले हमेशा x वाला इस लाइन का लिखो बाद में y का लिखो। d का हो जाएगा 4 और -2, यहाँ देखो 4 है और यहाँ -2 है, ठीक है। उसके बाद में e का हो जाएगा -4 और -2 और 4, पहले x का और बाद में y का, -4 और 2, -2 और 4 होगा, e का होगा -2 और 4, ये हो गया आपके निर्देशांक। f कहाँ बचा है, देखो f लिखा है देखो यहाँ पर, निर्देशांक f का हो जाएगा यहाँ पर है, कौन सी x है, ये y x है, तो x का मान 0, निर्देशांक होगा 0 और -5 हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 21। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं दे रखी है 8 और 11 और परिमाप दे रखा है 32, ठीक है। तो करते हैं देखो इसको आगे हल, ये भी हीरोन के सूत्र द्वारा भी होगा। क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 21 में दिया है a बराबर में आप लिख दो 8 सेंटीमीटर, b बराबर में 11 सेंटीमीटर, परिमाप यानी तीनों भुजाओं योगफल दिया हुआ है a + b + c बराबर में 32 आपको दिया हुआ है, 8 + 11 + c बराबर में 32, c का मान 32 - 19 आ जाएगा, c का मान आ जाएगा देखो यहाँ पर बचेगा 32 - 19 13 बचेगा, देखो c का मान 13 सेंटीमीटर हो गया। तो s का मान ज्ञात कर ले, s का मान होता है a + b + c/2, तो ये आ गया 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर, आपको ये s का मान प्राप्त हो गया। अब लिखो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, रूट 16 16 - 8 16 - 11 और 16 - 13, 16 × 8 × 5 × 3, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। 16 को लिख लो 8 × 2 × 8 × 5 × 3, 2 बार 8 है, इसका वर्गमूल 1 8 हो जाएगा, बाकी गुणा कर लो, 5 को 3 से 15 और 30, यह हो जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है।
आगे करते हैं सवाल नंबर 22 में लिखा है निम्न को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखो। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। पहला 22वें को पहले का, ठीक है, x बराबर -5 लिखा है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? इसमें y का पद नहीं है तो y का लिख दो। ये देखो 0 + 5 बराबर 0, ये देखो इस प्रकार लिखते हैं। देखो ये हमने 22वें का पहला लिख दिया है, तो ये x लिख दिया, इसमें y जोड़ दो तो y डॉट 0 और +5 बराबर में 0। दूसरा y बराबर में 2, इसमें x का नहीं है तो x डॉट 0 + y -2 बराबर 0, ऐसे लिख देना है। 3 नंबर में 2x बराबर में 3, इसमें देखो इसमें y का पद नहीं है तो 2x + y डॉट 0 -3 बराबर 0। 4 नंबर में लिखा है 5y बराबर 2, इसमें भी क्या है देखो x का पद नहीं है तो इसमें लिख दो x डॉट 0 + 5y -2 बराबर 0। क्योंकि कोई भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है वो ax + by + c बराबर 0 के रूप में होते हैं, बराबर में 0 होना चाहिए। देखो इसमें सब में इसमें लिखा है बराबर में 0, बराबर में 0, बराबर में, चारों में देखो बराबर में 0 आ जाओ। निम्न बिंदु को कार्तीय तल में प्रदर्शित करो। 5 0 -3 4 2 -3 और -4 -5 को। तो इसको कार्तीय तल में दर्शाना है। यहाँ पर 0 +1 +2 +3 +4 और +5, +1 +2 +3 +4। x डैश ये y है और ये नीचे y डैश है। सबसे पहले है 5 0। 5 0 में किसका मान 0? y का मान 0, तो ये मान x अक्ष पर आएगा। देखो यहाँ लिख दो a 5 और 0। बाद में लिखा है -3 और 4, ये देखते हैं। देखो -3 और 4 लिखा है। -3 4 कहाँ आएगा? देखो -3 यहाँ है, x का मान y का मान 4 है, प्लस का ये वहाँ पर मान आता। b लिख दो -3 और 4। सी का लिखा है 2 -3, ये देखो 2 यहाँ पर x का मान है और माइनस का 3 मान यहाँ, ये यहाँ पर मिलेगा। यहाँ सी लिख दो 2 और -3। ठीक है, डी का मान है -4 -5, ये देखो x का मान -4 और -5 दोनों मान यहाँ मिलेंगे। यहाँ लिख दो आगे डी, ये हो गया -4 और -5। इस प्रकार हम इनको दर्शा दिया है। आगे लिखा है निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी को बारंबारता बहुभुज को आलेखित करो। सारणी से बारंबारता बहुभुज को आलेखित करो। इसको कैसे करना है? बारंबारता बहुभुज की तरह आलेखित करना है। ये भी कार्य ग्राफ के द्वारा ही होगा। देखो थोड़ा बहुत यहाँ देख लेते हैं 25वां। ठीक है, सबसे पहले ऐसे बनाएंगे। देखो उसके बाद में यहाँ पर देखो ये जिस प्रकार x होती है यहाँ पर ये y। अब इसमें लिखा है देखो ये यहाँ 0 से 20 लेकर 140 तक लिखा हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा 0 0 लिखा है, बाद में 20 40 60 100 120 और 140 तक लिखा गया है। और इधर खड़े में यहाँ से 12 तक लिखा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक लिख दिया। कैसे दर्शाएंगे? 0 20 में 3 है तो 3 कहाँ पर है? देखो ये 3 यहाँ पर आएगा, इनके बीच में है। 0 और 20 में बीच में देखो देखना है 3 यहाँ पर। ठीक है, बाद में 20 और 40 में 5 है, तो ये 5 देखो इन दोनों के बीच में दर्शाना है, बीच में 5, ये 5 यहाँ आएगा। उसके बाद में है 9 है, तो यहाँ देखो 9 यहाँ 10। ग्राफ का काम है, ग्राफ में करना है, ये ऐसे बता रहे हैं रफकारी के रूप में। यहाँ देखो ये 9 आ जाएगा। उसके बाद में आगे है 12 है। देखो 60 से 80 12 देखो यहाँ लगभग
60 से 80 है तो 12 देखो यहाँ आ जाएगा। और बाद में 80 से 100 में 5 आ जाएगा, देखो 80 से 100 5। और 100 से 120 में 4 आएगा। और उसके बाद में अंत में है 2। ठीक है, अब बाद में इनको मिला देना है, देखो स्केल के द्वारा मिला देना है। इस प्रकार का क्या बनेगा, देखो ये बारंबारता बहुभुज बनेगा। देखो और इनको देखो ऐसे भी दर्शा सकते हैं, देखो इनको एक सबसे पहले आई चित्र बना सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ बना लिया आई चित्र बना लिया, यहाँ से बना लिया आई चित्र, यहाँ से बना लिया आई चित्र। ठीक है, और बाद में इनको दर्शा करके इस प्रकार मिला करके भी डैश डैश के द्वारा मिला करके भी दर्शा सकते हैं, वो भी तरीका सही है। तो इस प्रकार ये हो जाता है हमारा आज का पेपर कंप्लीट। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।